आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से यूपीएससी पीटी 2024 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि केवल 35 से 40 दिन का समय अब हम लोगों के पास है। ऐसे में इतने कम समय में अपनी तैयारी को कैसे दिशा दिया जाए और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए, इस पर हम लोग आज के इस सेशन में फोकस करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं किसी भी विद्यार्थी का लास्ट का जो फेज होता है, एग्जाम के निकट का लगभग 1-1.5 महीने का फेज, ये सबसे गोल्डन फेज माना जाता है, क्योंकि इसी फेज में स्टूडेंट या तो सफल होने की तरफ बढ़ते हैं या तो असफल होने की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी लास्ट फेज में आकर के अपना पेशेंस गंवा देते हैं और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके हाथ से एग्जाम निकल गया है, आगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसे विद्यार्थी जो हमेशा रिजल्ट पर फोकस करते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा, पता नहीं अब की बार भी गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, पिछली बार जैसा तो नहीं हो जाएगा, अर्थात एक नकारात्मक वातावरण के बारे में सोच लेते हैं, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2-4 मॉक टेस्ट देने पर सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनको लगता है मैं भी नहीं कर पाऊंगा। सामान्यतः व्यक्ति का जो अतीत होता है उसे कुरेदता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये 35-40 दिनों का सही से मैनेजमेंट किया जाए तो पूरे पासे को पलटा जा सकता है और अपने पक्ष में सारी परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जा सकता है। ऐसा हम मूल्यांकन कभी भी नहीं हमें करना चाहिए कि पीछे क्या हुआ और उसी के आधार पर आगे होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इस बार के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव को देखेंगे या पिछली बार के टॉपर इस्ता किशोर को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले कुछ प्रयासों में वो पीटी में ही सफल नहीं हो पाए। अगर उसको आधार बनाया जाए तो उन्हें टॉपर कभी भी नहीं बनना चाहिए था। इसका मतलब है कि पहले की सफलता या पहले की असफलता आगे की सफलता असफलता का आधार नहीं होती है। हमें हमेशा जब तक अवसर है सकारात्मक होकर के अपनी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा सुझाव है कि आप पहली बात तो रिजल्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अगर रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आपकी भी स्थिति अर्जुन की तरह हो जाएगी। अर्जुन जैसा धनुर्धर व्यक्ति जो हर चीज में पारंगत था, वो भी युद्ध के मैदान में जा करके पूरी तरीके से अधीर हो जाता है और युद्ध लड़ने से मना कर देता है। जब अर्जुन जैसा व्यक्ति युद्ध लड़ने से मना कर सकता है तो हम लोगों की क्या बिसात है? हम लोग भी लगभग उसी स्थिति में होते हैं। तो अर्जुन की मना स्थिति से बाहर निकलिए और खड़े हो जाइए, एक एक दिन का सदुपयोग करिए और अपनी सारी चीज को अनुकूल बना लीजिए। तो डे पर डे का रूटीन हमें फोकस करना है और उसमें हमें कैसे चीजों को अपने पक्ष में लाया जाए उसके लिए प्रयास करना है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है इसके बारे में बहुत सारा भ्रम है। अक्सर जो स्टूडेंट पास होकर के टॉपर बन जाते हैं वो कहते हैं कि मैंने तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई बुक पढ़ी ही नहीं, मैंने तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी ही नहीं, केवल न्यूज़पेपर से मैगजीन से पढ़ करके इस पार्ट को कर दिया। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं वो सोचते हैं कि जो टॉपर होते हैं वो कहीं दूसरी दुनिया से आते हैं क्या, क्योंकि हमने तो खूब पढ़ाई की, मेहनत किया, इसके बाद भी क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है और वो कहते हैं कि न्यूज़पेपर से मैगजीन से कर दिया। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, टॉपर की बातों पर मत जाइए। यूपीएससी के एग्जाम में किसी भी पार्ट में सामान्यतः 2 तरीके का क्वेश्चन का नेचर होता है। यहां तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 भागों में बटा हुआ है। एक आप देखेंगे तो स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट अर्थात जिसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें मुख्यतः 7 ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर यूपीएससी फोकस करती है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, जैसे आईटी टेलीकॉम और कंप्यूटर है, इसको एक ही चैप्टर मानिए, एनर्जी की टेक्नोलॉजी है और डिफेंस की टेक्नोलॉजी है और एमर्जिंग, जिसमें बहुत सारी उभरती हुई तकनीक। ये स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट से लगभग 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70%। आप सोच रहे होंगे फिर करंट अफेयर से कैसे किया जा सकता है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, अभी समझने का प्रयास करना है। दूसरा डायनेमिक पार्ट है। डायनेमिक पार्ट का मतलब जो करंट अफेयर से जिसके का लिंक होता है,
जो प्योर करंट अफेयर होता है, ऐसा करंट अफेयर के कुछ पार्ट से जो टॉपिक चर्चा में है या कोई घटना हुई है या गवर्नमेंट की पॉलिसी से, गवर्नमेंट की स्कीम से, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई बिल संसद ने पास किया और उससे जुड़ा हुआ, या कोई रिपोर्ट वगैरह, इससे जुड़े हुए लगभग 30-35% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो मुख्यतः अगर आप 2022 और 23 का ट्रेंड देखेंगे, यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ट्रेंड देखेंगे, तो अगर यहां पे आप देखना चाहें तो 2023 का मैं आपको दिखा रहा हूं। 2023 में स्पेस टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछा गया, बायोटेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चन पूछा गया, एनर्जी के चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछा गया, और डिफेंस टेक्नोलॉजी से 1 क्वेश्चन पूछा गया अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, और मिसलिनियस जो बेसिक पार्ट से वो 3 क्वेश्चन पूछा गया। टोटल 14 क्वेश्चन पूछा गया। कभी कभी 15 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 14-15 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले वर्ष का ट्रेंड इसलिए विशेष रहा है कि पिछले वर्ष जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न पूछे गए उसमें 5 से 6 प्रश्न बेसिक और कंसेप्ट से जुड़े हुए थे, और 8 से 9 प्रश्न जो है करंट अफेयर से जुड़ते हुए या कॉमन सेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस और पेरिफेरी वाले नॉलेज से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में आप देखेंगे यूपीएससी लगातार अपने क्वेश्चन पेपर को इवाल्व कर रहा है। एक पर्टिकुलर तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पा, आप सोचते खाली करंट अफेयर पढ़ेंगे तब भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन में भी देखा गया कि 2 पार्ट ए बी करंट अफेयर से जुड़ा है, तो सी डी कंसेप्ट और बेसिक से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, बेसिक का पार्ट नहीं पढ़ा, तब भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और अगर आपने बेसिक और कंसेप्ट पढ़ लिया और करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। खैर, अब की बार 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट बेसिक से था। ये एक ट्रेंड जो है अलग तरीके का दिख रहा है। तो ऐसे में आपको ऐसे फोकस करना है जिससे आप दोनों जरूरतों को पूरा कर ले जाएं। तो कैसे करना होगा आपको? सबसे पहले आपको जो स्टैटिक पार्ट है, 7 टेक्नोलॉजी ऐसी है जो स्टैटिक पार्ट, इसके लिए आप अगर अभी से देखेंगे तो जो भी आपने नोट्स बनाया होगा उस नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर जाइए। जैसे मान लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी है तो कौन कौन से रॉकेट हैं, कौन कौन से सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट का ऑर्बिट कौन कौन सा है, कौन कौन से प्रोग्राम हमने जो है पिछले 15-20 वर्षों में डिज़ाइन किए, और इधर कौन सी सीरीज हम लेकर आगे चल रहे हैं, और प्लस 2023 और 24 में जो करंट अफेयर, जैसे चंद्रयान 3 मिशन की सफलता, या आदित्य L1 मिशन की सफलता, एक्सपोसेट मिशन की सफलता, और आगे गगनयान मिशन, निसार मिशन है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें चल रही हैं। तो पहली बात तो स्टैटिक पार्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, खूब अच्छे से उसको समझ लीजिए, और फिर देखिए कि उस टॉपिक में पिछले 1 वर्षों में क्या करंट अफेयर के मुद्दे उभरे हैं, तो फटाफट कोरिलेट हो जाएंगे, तो उससे डायनेमिक पार्ट का भी उससे कोरिलेशन हो जाएगा। ऐसे बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उसको जानते हैं कोरिलेट कर लीजिए जो पिछले 1 साल की घटनाएं। अच्छा, आप कहेंगे 1 साल की घटनाएं, जैसे इस बार आप देखेंगे 2023 का मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है mRNA वैक्सीन को लेकर के दिया गया है। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है क्वांटम डॉट्स को लेकर के दिया गया है, जो सोलर सेल और बायोसेंसर जिससे बनते हैं। और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार आप देखेंगे तो लेजर टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, एटोसेकंड में, मतलब इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स की स्टडी पर आधारित है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो गया, उसको भी फोकस करिए। नैनो टेक्नोलॉजी से पिछले साल कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था, इस साल पूछा जाएगा। आईटी, टेलीकॉम और कंप्यूटर से पिछले साल कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था, इस साल पूछा जाएगा। एनर्जी टेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 हाइड्रोजन एनर्जी से पिछली बार पूछे गए थे, 1 थर्मल एनर्जी से, और 1 यूरेनियम अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, तो 4 क्वेश्चन ये। और डिफेंस टेक्नोलॉजी में 1 क्वेश्चन पूछा गया था अग्नि 5 मिसाइल से, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये पिछली बार का था। अगर आप देखिए तो टेलीकॉम और कंप्यूटर से कोई सवाल नहीं था, और नैनो टेक्नोलॉजी से पिछली बार कोई सवाल नहीं था, तो अब की बार आईटी, टेलीकॉम और कंप्यूटर से सवाल आ सकता है। आप कहेंगे कौन सा सवाल आएगा? देखिए, आईटी और टेलीकॉम में तो एक तो आपने 2022 में देखा वेब 3.0 पूछा गया, वेब 2.0, तो अब की बार पूछा जा सकता है वाईफाई 7 क्या है। फिर पूछा जा सकता है इस बार
फिर ये पूछा जा सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर में नेशनल कंप्यूटिंग मिशन हम लोग चला रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसके अलावा मोबाइल की टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, 5G से 6G की तरफ हम लोग जा रहे हैं, स्मार्टफोन में बदलाव हो रहा है। इसके अलावा जानते हैं वेब टेक्नोलॉजी में वेब 3.0, वेब 4.0, वेब 5.0, आपको ये समझना है। ऑप्टिकल फाइबर का कार्यक्रम हम लोग 2025 तक पूरा करने वाले हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में क्या होता है, कैसे फोटोनिक सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से कैसे अलग है, सिग्नल को लेकर के भी सवाल पूछा जा सकता है इस बार। तो अब की बार IT, टेलीकॉम और कंप्यूटर से सवाल पूछा है, और नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिक्स से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा जो है मटेरियल बना रहे हैं, बहुत सारे मिशन में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है। इसके अलावा जो है भारत सरकार के द्वारा 2-3 बिल पास किया गया है। एक तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बना है अनुसंधान बिल को पास करके, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया भारत सरकार ने, अनुसंधान बिल अनुसंधान एक्ट में कन्वर्ट हुआ और 50,000 करोड़ का बजट दिया गया है। एक तो उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन अनुसंधान से जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है, और एक आपने देखा होगा कि डाटा प्रोटेक्शन बिल पास करके डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, तो उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 में बनाया गया, उससे सवाल पूछा जा सकता है। और साथ में इंटरनेट में कैसे हम चेंजेस लाने की तरफ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी। अच्छा, रोबोटिक्स पे इस बार सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर रोबोटिक्स भारत सरकार ने घोषित किया है। डीप टेक्नोलॉजी पे सवाल पूछा जाएगा, डीप मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। 1 फरवरी 2024 को भारत की सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट दिया है डीप टेक्नोलॉजी, ताकि हम विभिन्न सेक्टर में इंडिजनाइजेशन को, स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे सकें। भारत सरकार का 2047 तक 2 लक्ष्य है। 2047 में भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है, और उसमें 2 चीज चाहिए, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशियंसी। तो ऐसे में आधुनिकीकरण के लिए भी नई टेक्नोलॉजी चाहिए और आत्मनिर्भरता के लिए भी नई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो डीप टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, जो भी कहिए, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। उसमें ड्रोन पर, रोबोटिक्स पर, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, जेनेटिकल इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग, क्रिस्पर कास9, 3 पैरेंट टेक्नोलॉजी, जीनोम मैपिंग, जीनोम सिक्वेंसिंग, या mRNA, RNA, DNA, या उससे रिलेटेड चीजों पर आपको अपनी समझ को बहुत अच्छे से बनाकर चलना होगा। साथ में भारत हाइड्रोजन मिशन, तो ग्रीन हाइड्रोजन पे आपको समझ रखना होगा, आपको एथनॉल पर, एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पे फोकस रखना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आपको फोकस रखना होगा, बायोडीजल पे भी आपको फोकस रखना होगा। इसके अलावा आपको क्वांटम डॉट्स पर फोकस रखना होगा, सोलर पैनल पर आपको फोकस रखना होगा। तो ये, अच्छा, इसके अलावा मिशन दिव्यास्त्र सफल हुआ, तो अग्नि 5 मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का जो टेस्ट हुआ है मार्च में, 11 मार्च 2024 को, वो आपको ध्यान रखना होगा। मतलब जहां जहां पर फोकस हमारा है वो सब आपको ध्यान रखना होगा। जैसे 2022 में आप देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए। सामान्यतः साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आसपास की जुड़ी हुई चीजों से प्रश्न पूछा जा रहा है, जो हमारे कहा जाता है प्रीलिम्स एवरीवेयर, हमारे आसपास जो बदलाव हो रहा है। आप किचन में जाइए, देखिए क्या बदलाव हो रहा है, इंडक्शन चूल्हा कैसे काम कर रहा है, माइक्रोवेव ओवन कैसे काम कर रहा है। आप बाथरूम में जाइए, वहां देखिए कैसे बायो टॉयलेट काम कर रहा है, कैसे फ्लश फ्री यूरिनल काम कर रहा है। आप अपने जीवन में आइए तो स्मार्टफोन में देखिए बदलाव कैसे हो रहा है, 5G से 6G कैसा हो रहा है। आप UPI को देखिए कि कैसे फिनटेक टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, क्या QR कोड में हम कौन सा जो है सिग्नल यूज कर रहे हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन में हम कोई चीज स्कैन करते हैं तो उसमें फास्टैग देखिए कैसे काम कर रहा है, वाईफाई लाईफाई में क्या डिफरेंस है। ऐसी चीजों पे फोकस करिए। आप देखिए वेब 3.0 पूछा गया, क्यूबिट पूछा गया, T सेल B सेल कैसे इम्यूनिटी बढ़ती है, कोविड वैक्सीन से जुड़ा सवाल, जीन एडिटिंग से जुड़ा हुआ सवाल, 3D प्रिंटिंग से डिजिटल इंडिया को लेकर के प्रयास पूछा गया। और 2023 में देखिए नेविगेशन सैटेलाइट से जुड़ा सवाल पूछा गया, बायोफिल्टर का पूछा गया, माइक्रो सैटेलाइट DNA का पूछा गया, एरियल
मेटागेनोमिक्स का सवाल पूछा गया, ग्रीन हाइड्रोजन का पूछा गया, एनरिच्ड यूरेनियम का पूछा गया, अग्नि 5 का पूछा गया। अब ऐसे में 2024 में क्या सवाल पूछा जा सकता है? 2024 में एक दो चीजें तो एकदम तय है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी पर कम से कम 2-3 सवाल रहेगा। एक चीज जान लीजिए, इसलिए रहेगा कि चंद्रयान 3 की सफलता, लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान की सफलता, आदित्य L1 मिशन की सफलता। अच्छा, चंद्रयान 3 की बहुत सारी जानकारी है, किस रॉकेट से भेजा गया, कैसे वहां लैंडर उतरा, तो रोबोटिक्स भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि लैंडर और रोवर रोबोट था। एक्सपोसेट मिशन का मतलब कॉस्मोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गई कि ब्लैक होल, उससे जुड़ी हुई चीजें क्या हैं वो भी आपको समझना है। पल्सर क्या है, न्यूट्रॉन तारे क्या हैं, ब्लैक होल कैसे बनता है। अच्छा, सूर्य के बाहरी भाग कोरोना का अध्ययन कर रहे हैं आदित्य L1 से, तो वो भी पता होना चाहिए। गगनयान मिशन, अच्छा भारत पहली बार चंद्रमा पर कैसे मानव उतारेगा 2040 में, 2035 में स्पेस स्टेशन हम लोग बना लेंगे, वो कैसे करेंगे, उन सब को लेकर के स्पेस टेक्नोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3 से ज्यादा क्वेश्चन भी हो सकता है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें बेसिक्स, इसके बेसिक्स से सवाल हो सकता है, इसके बेसिक्स से क्वेश्चन हो सकता है। साथ में 3D या 3 पैरेंट टेक्नोलॉजी से सवाल हो सकता है। इसके mRNA मतलब DNA RNA से पक्का सवाल आएगा, क्योंकि mRNA वैक्सीन को लेकर के, कोविशील्ड वगैरह में साइड इफेक्ट को लेकर के बात हो रही है। इसके अलावा IT टेलीकॉम, इससे तो पक्का है 2 क्वेश्चन आएगा। डाटा प्रोटेक्शन की बात है, डिजिटल इंडिया एक्ट की बात है, ऑप्टिकल फाइबर के पूरा होने की बात है, वाईफाई 6 वाईफाई 7 की बात है, 5G से 6G की बात है, तो ऐसे में लाइफाई की बात है, तो इस पे क्वेश्चन आना तय है। इसके अलावा एनर्जी पे भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, एनर्जी चैप्टर पे। डिफेंस पे एक क्वेश्चन एकदम पक्का है, मिशन दिव्यास्त्र का, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ बेसिक चीज पूछी जाएगी, क्योंकि हम लोग समुद्रों में भी टेक्नोलॉजी, सबमरीन्स वगैरह बना रहे हैं, तो नैनो मटेरियल्स और इन सबको लेके सवाल पूछा जा सकता है। साथ में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पे सवाल आ सकता है, अनुसंधान बिल पे, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पे आ सकता है, डिजिटल इंडिया एक्ट पे आ सकता है। साथ में सरकार की पॉलिसी जो डीप टेक्नोलॉजी को लेकर के, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, फोकस बनाए रखना बेहद जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे इतना प्रयास होगा, एक दिन में कोई प्रयास नहीं होता। आप देखते हैं नदियां पहाड़ को काट देती हैं, अपनी क्षमता से नहीं, लगातार किए जाने वाले रोज रोज के प्रयासों से। अभी 35-40 दिन आपके पास है, रोज आप प्रयास करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, मार्केट में कहीं से किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट ले लीजिए 15-20 और उसको सॉल्व करिए, और पर डे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। आपको बस इतना फोकस करना है कि पहले जो कुछ आपने साल भर में पढ़ा है, मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम रिवीजन, मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन, यही यूपीएससी की सफलता का राज है। तो आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, 10 बार रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट के माध्यम से। कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी में पढ़ करके 30-35 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता, और सिलेक्शन 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पे होता नहीं। अब की बार भी 38 क्वेश्चन पे हुआ है 2023 में, उससे पहले 44 क्वेश्चन पे हुआ था। तो इसका मतलब है बाकी 5 से 10 क्वेश्चन और बढ़ाना है। वो कैसे होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करने से। एग्जाम की स्थिति में कैसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है, उस पे पैच लगाने से। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ही गलतियों का पता चलता है, सिली मिस्टेक का पता चलता है, और कैसे प्रेशर में क्वेश्चन नहीं हो पाता, गलतियां हो जाती हैं, वो सब मैनेज करने की क्षमता आ जाती है, व्यक्ति पारंगत हो जाता है। इसलिए खूब प्रयास करिए। कहा जाता है कि जो सैनिक युद्ध से पहले पसीना नहीं बहाता, उसे युद्ध में खून बहाना पड़ता है। अतः कोई भी विपरीत परिणाम ना हो, अनुकूल परिणाम हो, इसलिए जुड़ जाइए, लग जाइए और बड़े परिवर्तन का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।